आज हम जिन फैक्टर्स पे बात करेंगे कि एक तो डिहाइड्रेशन हो जाती है। रमज़ान मुबारक में हम देख रहे होते हैं कि हम उतना ज़्यादा पानी का इंटेक नहीं रखते, और ख़ास तौर पर जिस हिसाब से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, अगर कराची और सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर हीट वेव भी है। तो इस वक्त बॉडी को हाइड्रेट रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो स्किन डल होना शुरू हो जाती है, स्किन इशूज़ शुरू हो जाते हैं, उन पर बात करेंगे। प्रॉपर डाइट आप ना लें तो भी जो है ना वो चेहरा आपका बेरौनक हो जाता है, तो प्रॉपर डाइट कितनी ज़रूरी है इस पर बात होगी। और साथ साथ जो हम PPEs वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क, ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइज़र, उससे ड्राइनेस और स्किन इशूज़ में भी इजाफा हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अली काज़मी हमारे साथ हैं जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और साथ साथ सहर चावला भी मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पानी पर ही बात कर लेते हैं, चूँकि रोज़े हम रख रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में, तो पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वाटर इनटेक रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सहर? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रमशा। मैं बताना चाहूँगी क्योंकि हम रोज़े की बात करें और गर्मियों की रोज़ों की बात करें और हम हाइड्रेशन की बात करें, तो जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं हम खाली पानी की बात नहीं करते, हम पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स, नमकियात की बात करते हैं। और जब हम पानी और नमकियात की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ख़ुद को हाइड्रेट करना पानी के अलावा खाने में भी बहुत सारे ऐसे अज्जा, खाने, फल और सब्जियों में मौजूद है जिससे आप ख़ुद को हाइड्रेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात स्टार्ट करना चाहूँगी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर पानी स्टोर नहीं कर सकती। सहरी में अगर आप 7-8 ग्लास पानी पी लेते हैं तो आपकी किडनीज जो है एक्स्ट्रा 600 मिलीलीटर ऊपर से जो पानी होगा उसको एक्सक्रीट कर देगी, पेशाब आ जाएगा। तो जो सहरी का टाइम है उस टाइम आप 2 बड़े ग्लास ऑफ वाटर अराउंड 600 मिलीलीटर काफ़ी है। उसके अलावा आपने खुद को किस तरह हाइड्रेट करना है अफ्तारी से सहरी तक, और सहरी में भी किन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो आप स्मार्टली अपने पास कर सकते हैं। एक और बात, जितना खुद को हाइड्रेट करना ज़रूरी है उतना ही गर्मियों के रोज़ों में, ताकि आप हाइड्रेटेड रहें, आपको कूलिंग फूड्स खाना ज़रूरी है ताकि थर्मोस्टेट होता है हमारी बॉडी का जो नेचुरल टेम्परेचर सेट होता है, ताकि जो हमारा थर्मोस्टेट है वो जरा कूल रहे, वो ठंडा रहे, वो नीचे की तरफ सेट रहे। उसके लिए सहरी से पहले आप जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ जो है आपके पास, पूरी रात अगर आप सौंफ को पानी में भिगो के रखते हैं और सुबह आप उसको ड्रेन करके उसका पानी पी लेते हैं तो ये एक नेचुरल कूलर है। आप सुबह जो अपने थर्मोस्टेट को नीचे ले आते हैं आप सहरी से पहले कर लें। एक और हैक मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो एलोवेरा जेल होता है वो ख़वातीन मुँह पे भी बहुत ज़्यादा लगाती है क्योंकि उसका कूलिंग इफेक्ट होता है, ठंडा इफेक्ट होता है। एलोवेरा जेल के 2 चम्मच लेके अगर आप पानी में डालते हैं और आप साथ शहद मिक्स कर लेते हैं और आप सहरी से पहले ले लेते हैं तो दिन के आगाज़ में ही आपने अपना टेम्परेचर डाउन कर लिया है। उसके अलावा सहरी में आप डिफरेंट मशरूबात का इस्तेमाल कर सकते हैं। लस्सी का इस्तेमाल बशर्ते कि उसमें चीनी ना डली हो ताकि वो आपके लिए हेल्दी भी रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो दही होता है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो आपके खाने की डाइजेशन में तो हेल्प करते ही करते हैं। उसके साथ जो दूध होता है, दूध आपके पास पानी से अच्छा हाइड्रेटर है। दूध में आपके पास 91% वाटर होता है और दूध में आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को लोअर रखता है, जो कि गर्मियों के रोज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूध में आपके पास विटामिन B12 होता है, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन पूरा दिन आपको मदद करता है, जो सहरी में आपने खाना खाया होता है उससे एनर्जी रिलीज करने में। तो कोशिश करें कि सहरी में सुबह या तो सौंफ का ड्रेन हुआ पानी पी लें, एलोवेरा जेल वाला और शहद वाला पानी पी लें, और लस्सी का जो सही है। डिहाइड्रेशन हो जाती है जिसकी वजह से हम देख रहे होते हैं डॉक्टर अली काज़मी के स्किन डल होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, रंग ख़राब होना शुरू हो जाता है, फेस पे जो है ना वो सारी रौनक आपकी ख़त्म हो जाती है। तो अब स्किन डलनेस और ये जो सारी चीज़ें हैं इनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस वक्त रमज़ान मुबारक में? और ईद भी आ रही होती है तो ख़वातीन को बड़ी फ़िक्र होती है, पॉलर्स वैसे ही बंद है। जी अच्छा, इस तरह के पहले मैं बताना चाहूँगा कि डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं। देखिए, ताकि लोगों को पता चले कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तराहट की। अब उसके लिए मैं पहले एक मिसाल देना चाहूँगा, एक बड़ी सिंपल सी मिसाल देना चाहूँगा कि आप अगर आजकल पौधों को पानी नहीं देते, फूल वगैरह को नहीं देते, आप देख लें 1 या 2 दिन के बाद फूल मुरझाने शुरू हो जाते हैं। और ख़ुसूसन इतनी ज़्यादा गर्मी के मौसम में तो फूल बिल्कुल मुरझा जाते हैं क्योंकि उसके अंदर से तराहट चली जाती है। जो ऑलरेडी जो ज़मीन के अंदर पानी की एक मिकदार होती है वो एवेपोरेट होती है। जब वो एवेपोरेट होगी तो वहाँ पर पानी की कमी हो जाएगी, और अगर आप पानी नहीं वहाँ दे रहे तो फूल और जो पौधे मुरझाने शुरू हो जाएंगे। सेम इज़ विद आवर स्किन, कि अगर आप स्किन के अंदर क्या है, क्योंकि एवेपोरेशन होती है, यहाँ से पानी जो है वो ऊपर एवेपोरेट करता है, और अगर आप मिकदार बॉडी के अंदर पानी की उतनी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जिस तरह फूल मुरझाए हमारी जल्द भी मुरझानी शुरू हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमें पानी का एक बैलेंस रखना बॉडी के अंदर। लाइक हमारी बॉडी 70% ऑफ द वाटर, जिसमें से 20% याद रखें पानी का हमारा जो तराहट है ये हमारी स्किन में होता है, हमारे डर्मिस के अंदर ये वाली चीज़ होती है जो तह
तह हमारी जल्द की है उसके अंदर पानी होता है। तो इसे सबसे इम्पॉर्टेंट ये इस तह को, इस तराहट को हमने मेंटेन रखना है। अब वो कैसे मेंटेन रखना है, स्पेशली गर्मियों के अंदर, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, सर्दी में तो और चीज़ होती है, गर्मी का जैसे मौसम अब आगे आ रहा है या रमज़ान का टाइम चल रहा है, इसमें ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है। वही जो ऊपर से पानी का लॉस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, एवेपोरेशन ज़्यादा हो रही है एंड उसके साथ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा आता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये जो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है, ये पानी का लॉस हो रहा है, उसको हमें कम करना है, जो कि हम कर सकते हैं। उसके लिए चंद चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट सी मैं बताना चाहूँगा जो आम जनरल पब्लिक के लिए हैं। उसमें एक तो है कि आपने वहाँ पर ना एक बैरियर बनाना है। बैरियर कैसे बनता है, अमोलिएंट्स एंड मॉइस्चराइजर्स। मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बताता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत जाके महंगे एमोलिएंट मॉइस्चराइजर्स, आप घर में भी इसको बना सकते हैं एमोलिएंट्स को या मॉइस्चराइजर्स को। वो क्या करते हैं, एमोलिएंट क्या करेगा, ये एक तह बना देगा आपकी स्किन के ऊपर, जिससे पानी की जो कमी है वो नहीं होगी और पानी जो है वो अपनी बॉडी के अंदर रहेगा, पानी बाहर एवेपोरेट नहीं होगा। जिसके लिए मैं 3 चीज़ें हमेशा बताता हूँ कि एक तो ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन ले लें, अर्के गुलाब, एक्वा रोज़ ले लें एंड एलोवेरा अगर आप उसमें ऐड कर लें तो बहुत अच्छा ये बन जाएगा। ये 3 चीज़ें आप घर में बना सकते हैं। इट्स वेरी इकोनॉमिकल सिंपल चीज़। आप इसको मिक्स कर लें बराबर क्वान्टिटी में, सारी चीज़ें पूरी बॉडी पर आप इसको लगाएँ। इससे क्या होगा कि आपका ये वाटर लॉस ख़त्म होगा। बाकी तो जो पानी पीना ही है आपने रमज़ान में 6 से 8 ग्लास या जितने भी आप पी सकते हैं सुबह के टाइम वो पिएं, और फल वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें जिसमें बाकी तो यानी जो आपने मॉइस्चराइज़र बताया है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करेगा एक्सटर्नली और आपके जो है स्किन को फ्रेश लुक भी देगा, डिहाइड्रेटेड स्किन नहीं लगेगी, डल नहीं लगेगी। अच्छा, एक और चीज़ हो रही है वो ये हो रहा है कि हम ये जो सैनिटाइज़र्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जो है ना वो हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं क्योंकि बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें केमिकल्स भी होते हैं। तो और फिर मुस्तकिल मास्क पहनने से, जैसे कि बहुत सारी तस्वीरें आई थी डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स स्टाफ की, जो मुस्तकिल पहन रहे हैं तो उनके फेस पे निशान भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है डॉक्टर अली काज़मी? जी, उसमें देखें जो जितने सैनिटाइज़र्स हैं इसमें 70 या 75% अल्कोहल होता है। अब वो क्या करता है, हमारी बॉडी का एक pH लेवल होता है कि एक लेवल है। अब वो क्या करेगा, बार बार आप करें तो हमारी बॉडी का pH लेवल ख़राब कर रहा है। वहाँ पर से आप बार बार हाथ धो रहे हैं, दिन में कहाँ 3 दफ़ा मैक्सिमम 3 से 4 दफ़ा हाथ धुलता था, और अगर अब आप देखें तो हाथ आपके दिन में 25 दफ़ा धुलते हैं। तो वो आपका pH लेवल आपकी बॉडी के ऊपर से जो स्किन के ऊपर लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो आपका रफ़ होकर उतर जाता है। तो आपकी स्किन जो है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आपको इसको हाइड्रेट करना है। हाइड्रेशन कैसे होगी, जिस तरह ये जो मैंने चीज़ें भी बताई हैं, मॉइस्चराइज़र्स लगाएं, एमोलिएंट्स लगाएं, या ये जो मिक्सचर मैंने बताया, जो ही आपने हाथ धोने हैं करें, वो बिल्कुल आपको करना है। आपने इसके बगैर नहीं चलना कि हाथ धोए बगैर या सैनिटाइज़ किए बगैर। मगर उसके बाद क्या, चंबल बनना शुरू हो रही है, एक्जिमा बनना शुरू हो रहा है क्योंकि लेयर आपके ऊपर से उतर गई है, आपको इरिटेशन स्टार्ट होगी हाथों में। चंबल जब बनेगी तो फिर तो हमें स्टीरॉइड्स की क्रीम्स ऑइंटमेंट्स देनी है। उसके बनने से पहले मैं चाहूँगा कि लोग जब हाथ धोएं एक हल्का सा अपने पास मॉइस्चराइज़र एलोवेरा का हो जाए तो बहुत अच्छा। इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट कि जो उसको मज़ीद उसमें इम्प्रूव करेगा। तो अगर वो फौरी तौर पे अगर आप हाथ पे मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं तो होगा कि आपके वो जो आपका लॉस हुआ था वो सारा नॉर्मल हो जाएगा आपका फेस पे भी आपको, क्योंकि अपने मास्क बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी सहर आपने हमें बताया था कि जो सहरी है उसमें हमने लस्सी वगैरह का इस्तेमाल करना है, अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है। इफ्तार में जो हमारी यहाँ चॉइसेस होती हैं, हम कोई हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते, और वैसे भी हम क्योंकि खाना भी स्किप हो रहा होता है, रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, तो बैलेंस डाइट किस तरह से ली जा सकती है ड्यूरिंग रमज़ान, इफ्तार या इफ्तार के बाद? जी, इफ्तार में भी बहुत ज़्यादा हैक्स है। इफ्तार में सबसे ज़्यादा आपको जिस चीज़ की क्रेविंग होती है, एक तो ऑफ कोर्स पानी, और दूसरा होता है आपको कुछ ठंडा पीना है। और अगर वो ठंडा मीठा हो तो वो आपको बड़ा ही तरोताज़ा कर देता है, आपको बड़ी रिफ्रेशमेंट का एहसास देता है। तो उसको आप हाइड्रेशन के लिहाज से, उसको आप अपने मिनरल और विटामिन इंटेक के लिहाज से किस तरह अच्छा बना सकते हैं। तरबूज, मैं बार बार आजकल हर जगह जाके कह रही हूँ, तरबूज आया हुआ आपके पास, तरबूज जो है आपके पास 92% वाटर होता है और उसके अलावा उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन होते हैं। तरबूज का आप स्लश बना सकते हैं। तरबूज का
एक स्मॉल बोल ले लें, ठीक है, साथ आप थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ लें, बेशक आप साथ उसमें खरबूजा मिक्स कर लें, थोड़ी सी बर्फ डाल लें, उसका आप स्लश बना लें, तो वो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई मीठा मशरूब लिया है। इसके अलावा आप स्कंजबिन बना सकते हैं। आप सिंपल पुदीने के पत्ते लेकर, ठंडा पानी लेकर उसमें 2 नींबू निचोड़ सकते हैं। जो आपके पास पुदीना होता है, मिंट होता है, वो एंटी माइक्रोबियल भी होता है, वो बॉडी से इन्फेक्शंस भी वॉश आउट करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, वो बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं होने देता, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, बॉडी में वो सारी डिजीजेज जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है उसमें भी अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो आपके पास आपके हाजमे को अच्छा करता है, यानी इफ्तारी में अब आप जो भी खाएंगे आपको हाजमे में थोड़ी हेल्प मिल गई है। इसके अलावा हाइड्रेशन, आप पानी के अलावा किन बहुत ज़्यादा सब्जियों से ले सकते हैं। मैं बेशक गर्मियाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि कोशिश करें यखनी और सूप का इस्तेमाल करें। हम जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम सूप को एज एपेटाइजर यूज़ करते हैं, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो। जो पानी वाटर बेस्ड जो आपके पास सूप्स होते हैं, जो आपके मुर्गी की हड्डी की यखनियाँ, जो आपके पास मटन की यखनियाँ होती हैं, उसमें अगर आप वेजिटेबल मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हाइड्रेटर और मिनरल से भरपूर है। वेजिटेबल्स आपने कौन कौन से मिक्स करने हैं, या तो पालक या ब्रोकली। पालक और ब्रोकली दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है और दोनों 92% वाटर होते हैं। गाजर आजकल नहीं है, लेकिन गाजर यूज़ की जा सकती है, वो 90% वाटर होती है। बंद गोभी आप अपने सूप में यूज़ कर सकते हैं, बंद गोभी 94% वाटर होती है। टमाटर आप यूज़ कर सकते हैं, टमाटर 60% आपके पास जो है वो वाटर होती है। अगर आप गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त के साथ आप कोशिश करें। ये जो सारी बातें आप कर रही हैं सहर, ये जो सारी सब्जियों के आपने नाम लिए उसमें जो ज़्यादातर सब्जियां हैं वो आप सूप में डालने के लिए कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पैटर्न क्या है खाने बनाने का और इफ्तारियाँ बनाने का कि सारी सब्जियां जो है वो हम पकोड़ों के बैटर में डाल लेते हैं, बेसन में डाल के और उनके पकोड़े बना लेते हैं। तो ये जो पकोड़े, समोसे, ये जो तली हुई चीज़ों का हम इस्तेमाल करें, एक तो गर्मी के हिसाब से ऑयली चीज़ें किस हद तक, और फिर ये आपके स्किन के लिए भी ख़तरनाक हो सकती हैं, तो डॉक्टर अली काज़मी साहब बताएंगे। लेकिन ये जो हमारा पैटर्न है इसे जो हमें किस हद तक अवॉइड करने की जरूरत है, आप इस पे जवाब दीजिएगा। लेकिन पहले कॉलर भी ले लेते हैं। हुमैरा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हुमैरा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने डॉक्टर सहर साहिबा से वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए। दो सवाल है। मैंने डॉक्टर सहर साहिबा से पूछना है कि एक तो जब मैं शावर लेती हूँ, शावर लेने के बाद मेरे फेस के ऊपर, नोज के करीब और लाफ लाइन के ऊपर, गालों के करीब फंगस बन जाता है। तो वाइट रंग का फंगस, जैसे फफूंदी लगी हुई होती चेहरे को। तो मैंने एक बार डॉक्टर को दिखाया यहाँ पे, तो वो कहते हैं सिबोरिक डर्माटाइटिस कहलाता है। मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता और बहुत अरसे से हो रहा है, तकरीबन 4-5 साल से। और आज मुझे हल्का हल्का बुखार रहता है, 100 से 2 पॉइंट कम, 3 पॉइंट कम रहता है, बुखार उतरता नहीं है। हाँ जी, दूसरा सवाल क्या है? सही है ये और अच्छा, सबसे सवाल आपको बताइए। सबसे पहले तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस मेडिसिनल एस्पेक्ट पे तो डॉक्टर अली काज़मी साहब बेटर तरीके से बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट में बताना चाहूँगी, जो आपके पास जिस चीज़ की न्यूट्रिशनल कमी से आपके पास सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, वो आपके पास होता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 नायासिन। और विटामिन B3 नायासिन और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन आप अपनी डाइट में एग, चीज़, डेयरी प्रोडक्ट्स इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। आप अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इसमें नायासिन होता है। और डर्मेटाइटिस की न्यूट्रिशनल रीजन सबसे ज्यादा डर्मेटाइटिस की किस चीज की न्यूट्रिशन की कमी से होता है? नायासिन की कमी से। तो आप लीन मीट, फिश, दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। और एक और टिप मैं देना चाहूंगी, कोल्ड वाटर शावर लिया करें। जब आप गर्म पानी से शावर लेते हैं तो आपको खुश्की ज्यादा होती है, जो कोल्ड वाटर शावर होता है वो खुश्की कम करने के लिए अच्छा होता है। न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे मैं आपको इसका आंसर दे चुकी हूँ, मेडिसिनल एस्पेक्ट पे डॉक्टर अली काज़मी साहब एक्सप्लेन कर सकते हैं। सही। अब रुके थोड़ा सा सांस लें ताकि जो लोग हैं उन्हें समझने में भी आसानी हो। सहर की रोलर कोस्टर जब स्टार्ट हो जाती है तो उसे रोकना बड़ा मुश्किल होता है, बट माशाल्लाह बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन क्योंकि इनके पास होती है, तो जो है ना वो हम सब अवेल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सो डॉक्टर अली काज़मी साहब, ये जो सवाल आया इसका जो मेडिकल एस्पेक्ट है इन डर्मेटोलॉजी बताइएगा जरूर। जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना कि ज़रूरी नहीं कि वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। जिस तरह हम बता रही हैं, इट माइट बी द फंगस ऑल्सो, इट माइट बी पिट्राइटिस अल्बा भी हो सकता है। देयर सर्टेन अदर थिंग, वो तो खैर देखने के बाद हम फाइनली डिसाइड करते हैं कि है क्या, देन अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट चलेगा। अगर फंगस है तो फंगस का बहुत कॉमन है, फंगस फेस के ऊपर आना, तो उसका ट्रीटमेंट अलहदा होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का अलहदा होता है। तो ये तो तशख़ीस करने के बाद उस चीज़ के लिए हम करेंगे कि अब मैंने ट्रीटमेंट इनको कौन सा देना है। मगर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वही बात है कि अपनी स्किन को कम से कम वो नॉर्मलाइज तो रखें, क्लिनजिंग करें स्किन की हाइड्रेट करें स्किन को, धूप से बचाएं स्किन को, ये चीज़ें तो वो करें। बाकी तो देखने के बाद फाइनली होगा कि उनकी डिजीज़ कौन सी है। अगर जी बिल्कुल ऑपोजिट ट्रीटमेंट। एक और कॉलर है, उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं। मुनव्वर, अस्सलाम वालेकुम।
मुनव्वर की कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि आप दोनों से उस पर भी बात हो कि एक तो ये जो हम ऑयली फूड्स और इस तरह की तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे सहर, तो उससे एक तो स्किन इशूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका और जो कोलैटरल डैमेज है वो क्या होता है हमारी बॉडी पे? रमशा, मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे थे ना हम पकौड़ों में पालक डालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रोलर कोस्टर स्टार्ट होने लगा। अच्छा, जो पालक होती है ना उसको आप कम ही पकाएं तो अच्छा, क्योंकि जो उसका विटामिन ए और ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, जिसने बॉडी को फायदा पहुंचाना है, जब आप उसको पकाते हैं तलते हैं वो गायब हो जाता है। आपने जो पालक पकौड़ों में डाली है, आपको पालक का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब आप चीज तलते हैं तो जो कुकिंग ऑयल होता है, जो फ्राइड चीज होती है, उसमें जो फैट आता है उसको आप कहते हैं ट्रांस फैट, या आप उसको कहते हैं सैचुरेटेड फैट। हमारे पास जो हेल्दी फैट होता है ना वो अनसैचुरेटेड फैट होता है। जब चीज तल गई तो उसमें बुरे वाला फैट आ गया, ट्रांस फैट आ गया, सैचुरेटेड फैट आ गया। अब जो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट है ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा करता है, और जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है तो जो बॉडी में केमिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो कि बॉडी में वैसे भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बैलेंस करने के लिए बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स रखे होते हैं। लेकिन तली चीजों के इस्तेमाल से बॉडी का ये बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो जाते हैं ये बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं, और उन सेल्स में आपकी स्किन सेल्स भी शामिल होते हैं, और जब स्किन सेल्स को डैमेज शुरू होता है तो ऑफ कोर्स आपकी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये जो एजिंग है, प्री मेच्योर एजिंग है, फाइन लाइंस है, रिंकलिंग है, इनका बहुत बड़ा एक कॉज स्ट्रेस के अलावा और बहुत सारी चीज़ों के अलावा तली हुई अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल है। और ऑफ कोर्स जो एक्नी है, वो जो ब्रेकआउट है, वो भी तली चीज़ों का एक कॉन्सिक्वेंस है। उसकी रीज़न ये है कि जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बॉडी में ज़्यादा बनती है तो इम्यूनिटी कम होती है, जब इम्यूनिटी कम होती है तो एक्नी, ब्रेकआउट्स, दाने, इनकी अक्रेंस भी ज़्यादा होती है। सही है। सो अब एक्नी पे बात करेंगे डॉक्टर अली काज़मी साहब से, लेकिन उससे पहले जो है ना वो दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शान से। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, क्या सवाल है आपका? शान से सवाल कीजिए। एक और कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। मोहम्मद साद जी। मेरे फेस पे ना एक्नी हो गई है और पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई है। सही है। किस तरह की एलर्जी है आपकी बॉडी पे? बॉडी पे ना दाने निकल आए हैं, मतलब वो दाने जाते हैं तो उनके निशान नहीं जाते, और निशान चले जाते हैं फिर दोबारा दाने निकल आते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ, मोहम्मद साद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सादुल्लाह जी। क्या सवाल है? डॉक्टर साहिबा से बात कर रही है। मेरे मैदे का मसला है, मुझे अक्सर गैसेस इतनी ज्यादा बनती हैं, कभी दिल पे चढ़ती हैं, दिमाग पे चढ़ती हैं, और मैदा मेरा 2-2.5-3 साल हो गए हैं, बहुत दवाइयाँ भी खाता हूँ, कॉन्स्टिपेशन भी मुझे हो जाती है। तो काइंडली डॉक्टर साहब से गुजारिश है कोई ऐसी ग़िज़ा में मेरे लिए कोई थोड़ी सी हेल्प कर दे ताकि मेरा मैदे का मसला। सही है, आपके सवालों का जवाब लेते हैं। दुरुस्त। सबसे पहले एक्नी का जो हम पहले डिस्कस भी कर रहे थे, सवाल भी आ गया अली काज़मी साहब। हाँ जी। अच्छा, ऐसे कि एक्नी का पिंपल्स जिसको कहते हैं कील महासे कहा जाता है, इसमें एक रीज़न नहीं होता एक्नी का, एक वजह नहीं होती है। जो मेजर 3-4 वजूहात हैं जिनके अंदर बताना चाहूँगा। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स, आपके जीन्स के अंदर एक्नी आ रही है। दूसरा होता है हार्मोनल्स की चेंजेस की वजह से आती है। फिर होता है स्ट्रेस के अंदर, जो बहुत बच्चे स्ट्रेसफुल होते हैं उनमें एक्नी आती है। फिर खाने पीने के साथ ये मीठी और चिकनाई वाली चीज़ें खाएँ, तो ये तो रीज़न्स बने एक्नी के। पिंपल्स अब होते क्या हैं, ये जब डेवलप हो जाते हैं एक दफ़ा, और अगर क्रॉनिक बन जाए, जो जेनेटिक्स के अंदर आती है पिंपल्स, कील महासे, तो इनका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो बताना ये ज़रूरी होगा कि इसके ट्रीटमेंट के लिए अब जिस तरह जो मेडिसिन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है वो है केमिकली, जिसका नाम होता है आइसोट्रेटिनोइन। ये केमिकल है कि जो 6 महीने के लिए एक दवाई दी जाती है पेशेंट्स को। ये उन केसेस के अंदर कि जिनकी एक्नी सेटल नहीं हो रही, आबले बन गए हैं, चेहरे के ऊपर स्कार्स बन गए हैं और बुरे हाल हैं पेशेंट के, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये 6 महीने का कोर्स होता है, जो अंदर से एक्नी की जड़ को जाके, जब आपने एक रूट को ख़त्म कर दिया किसी बीमारी की, तो फिर वो वहाँ पर से दोबारा नहीं उठेगी। तो इसलिए अब
जो पिंपल की रूट है वो एक ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड। ये जो मैंने दवाई बताई है ये जाके उस सेबेशियस ग्लैंड्स के जितने हमारे चेहरे के ऊपर हैं उनको निचोड़ देती है, समझे, उसकी जो रूट है उसको काट देती है वहाँ पर से। तो अबाउट 80 to 90% आपकी ज़िंदगी में दोबारा एक्ने, कील, महासे नहीं आते। मगर क्योंकि इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसे सिर्फ एक डॉक्टर के पास आपको जाना है, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और वो आपको तशखीस करेंगे कि आपको ये दवाई देनी है। पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी भी है, दाने हो जाते हैं और वो निशान जाते नहीं है। हाँ जी, वो जो एलर्जी हो रही है वो दो तीन किस्म की है। उसको हम फॉलिकुलाइटिस भी कहते हैं, फ्रंकुलोसिस भी कहते हैं। दाने जो होते हैं वो गर्मियों के अंदर बहुत कॉमन आते हैं। जो हमारे बैक्टीरियाज हमारे ऑल अराउंड हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं और हमारे हेयर फॉलिकल्स की रूट्स के अंदर जाके इन्फेक्शन आ जाती है। तो वहाँ पर से जब बाल टूटेगा तो वहाँ पर से इन्फेक्शन अंदर चली जाएगी, वो बैक्टीरिया अंदर जाएगा। अब एक दफ़ा दाना आ गया, पहले तो उस दाने का ट्रीटमेंट करें विद सब एंटीबायोटिक्स, लोकल एंड ओरल। जब वो चला जाता है तो अपना निशान छोड़ के जाता है, जिसने एक्नी भी निशान छोड़ेगी, दाना भी। उसके लिए दिन बाद में आपको कुछ क्रीम्स ऐसी हम दी जाती हैं कि जिससे आपके पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाता है। मगर मैं बताना बहुत इंपॉर्टेंट चाहूँगा कि जब एक्नी का, पिंपल्स का इलाज करें तो प्लीज़ आप उसको शुरू से ट्रीट करें। एक दफ़ा स्कार्स पड़ गए, खड्डे गड्ढे पड़ गए, वो फिर ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकते, बेहतर हो जाते हैं विद सर्टेन ट्रीटमेंट्स, कभी ख़त्म नहीं होते। इसलिए ट्रीटमेंट पहले उसका कराएं एक्नी का। एक और कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। आसमा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आसमा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वो जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि ना मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे, जैसे रफ होते हैं, बाल झड़ जैसे कहते हैं घास की तरह, वैसे हैं। मैंने बहुत ज्यादा कंडीशनर वगैरह भी यूज किए हैं, शैम्पू लगाती हूँ तब भी बाल मेरे खुश्क हो जाते हैं और नरम नहीं है, सॉफ्ट जैसे नहीं है ना बाल। तो मैं एलोवेरा भी मैंने लगाया, जो लगाने से मुझे ऐसे लगता है जैसे मजीद मेरे बाल खुश्क हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बताएं जिससे मेरे बाल नरम रहें और मुलायम हो। सही है, और वो सही। एक और कॉलर है, यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ये जो है ना कालमी साहब से ज़रा पूछना चाह रहा था। जी जी। कि मेरा बेटा इंग्लैंड में, तो उसको खारिश की शिकायत हो जाती है और कभी कभी जिस तरह बोलते हैं ना छपाकी, एकदम दाने निकल आना, मुँह सूज जाना, होंठ सूज जाना जी, तो वो बड़ा प्रॉब्लम होती है। फॉर द टाइम बीइंग वो टैबलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उससे वक्ती तौर पे होता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके, सही है, ठीक है। तो पहले जो मोहम्मद साद हमारे साथ कॉलर थे उनके सवाल का जवाब ले लेते हैं सहर चावला से। जो मैदे में उनके तकलीफ होती है, गैसेस बनती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनके लिए डाइट प्लान क्या हो? जी, अगर वो कॉन्स्टिपेशन और गैसेस का जो डायग्नोसिस है वो रूल आउट करा चुके हैं, वो कोई और प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी जो दिल की बीमारी के सिम्टम्स होते हैं उनकी एज नहीं हमने पूछी, वो भी अपने आप को गैस्ट्रिक सिम्टम्स यानी गैसेस के सिम्टम्स की सूरत में दिखाते हैं। लेकिन अगर ये उनका डायग्नोसिस रूल्ड आउट है कि उनको गैस का ही सिम्टम है, तो अपनी खुराक में फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात से। फाइबर आपके पास दो टाइप का होता है, एक होता है फर्मेंटेबल, एक होता है नॉन फर्मेंटेबल। जो फर्मेंटेबल होता है वो खाने में जब हमारी आंतों में हजम हो रहा होता है उस दौरान और ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपके पास दालें, भिंडी, गोभी ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। होता है ये भी फाइबर है, लेकिन ये और गैस प्रोड्यूस करते हैं। जो नॉन फर्मेंटेबल होता है, जिस वक्त वो हजम हो रहा होता है वो गैस प्रोड्यूस नहीं करता और वो खाने के हाजमे को भी आसान करता है, जिसमें आपके पास रोटी आ जाती है, आपके पास नट्स आ जाते हैं और आपके पास फल आ जाते हैं। ठीक है, तो अपनी खुराक में रोटी, नट्स और फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें और जूसेस को अवॉइड करें, स्पाइसी खानों को अवॉइड करें। जब स्पाइसी खाने हजम होते हैं तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और बहुत ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो जिन लोगों को ऑलरेडी गैस की शिकायत होती है उनके लिए अच्छा नहीं होता। और खाने के बाद दिन में एक बार अपनी आदत बना लें, जब खाना खाए 30 मिनट हो गए तो एज अ डिज़र्ट आप केला खाएं। जो केला होता है आपके पास वो बॉडी की हाइड्रेशन के लिए तो अच्छा है ही है, लेकिन वो बॉडी में गैस नहीं बनने देता अगर आप खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद खाते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर भी अच्छे वाला होता है, नॉन फर्मेंटेबल होता है और वो डाइजेशन में हेल्प भी करता है। तो ये थोड़ी सी टिप्स है जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। दिन में 1 से 2 रोटियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। सही है। डॉक्टर अली काज़मी, एक तो बालों का सवाल आया कि बहुत ज़्यादा बाल रफ हैं, ड्राई हैं, एलोवेरा जेल वगैरह भी इस्तेमाल करती हैं, कंडीशनर, एवरीथिंग, लेकिन वो वर्कआउट नहीं कर रहा उनके लिए।
हाँ जी, पहले तो मैं इन्हीं का बताता हूँ, फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस का भी आंसर कर देता हूँ। तो बालों का ये होता है, याद रखें, जब हमारे जो बाल, फिर मैं बताऊँगा जेनेटिकली जो आपको बाल अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस में मिलते हैं, वो हमेशा सारी ज़िंदगी बाल का टेक्सचर भी वही रहेगा। अगर किसी को वेवी बाल हैं, स्ट्रेट हैं, वो सारी पहली बात है जो रूट एक दफ़ा अल्लाह ताला ने बना दी है, वहाँ से बाल उसी तरह का निकलना है। अब जो अगर टेक्सचर्ड वो बन चुका हुआ है, उनका ड्राई डैमेज हेयर हैं, तो उसके लिए शैम्पू के साथ एक अच्छा कंडीशनर विद ए गुड शैम्पू, ये तो उनको, और मेडिकेटेड ना हो, उसमें कोई केमिकल्स ना डले हों, मगर अच्छा कंडीशनर जो उनको सॉफ्ट करे बालों को, तो उनका तो ये है। बाकी कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर सकती। जिंक और बायोटीन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए, बालों की नशोनुमा के लिए। तो इसलिए उनको तो ये 2-3 चीज़ें उनको करनी है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि उनको, वो जो इंग्लैंड में जिनके बेटे हैं और जिनको बार बार एलर्जी हो रही है, उस एलर्जी को हम कहते हैं अर्टिकेरिया, और जो वो अर्टिकेरिया बता रहे हैं उसको हम कहते हैं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, कि जो कि बहुत लंबे अरसे चलता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जी हमारे होंठ फूल जाते हैं, हमारी आंखें, हाथ पाँव दौड़े बन जाते हैं और 24 घंटे के बाद ख़त्म हो जाते हैं, और मगर ये बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम चलती है, सालों साल चलती है। उसके लिए एंटी एलर्जीज़, एंटी हिस्टामीन्स ली जाती हैं। मगर यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका अब एक बहुत अच्छा इलाज आ चुका हुआ है। एक इंजेक्शंस हैं, वो इम्पोर्टेड इंजेक्शंस हैं, वहीं से बल्कि मिलते हैं, और वो इंजेक्शंस अगर कॉन्टीन्यूसली कुछ सीरीज़ में 2-4 महीने लगाए जाएँ, द बिट एक्सपेंसिव इंजेक्शंस, मगर हमारे मुल्क में भी अब वो अवेलेबल हैं। अगर वो इंजेक्शन लगाए जाएँ तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है क्रॉनिक अर्टिकेरिया का, दौड़े जो दप्पड़ बनते हैं, ये उनके बहुत हद तक कह लें 80-90% ये ख़त्म हो जाते हैं। सही। तो बिल्कुल हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आप लोगों की कॉल्स और उनके सवालों के जवाब भी लेने की हमने किया। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ रहिए।